हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट एंड ई-वे बिल, लेक्चर नंबर 2 फ्रेंड्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स अबाउट टैक्स इनवॉइसेस फ्रेंड्स। बाद में इन डेप्थ डिस्कशन था हमारा इन रिलेशन टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। क्या क्या डिस्कस किया, एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करके हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इन रिलेशन टू सेक्शन 31 से हमारी जर्नी हमने शुरू की थी। फर्स्ट डिस्कस किया था क्या इनवॉइस का कोई फॉर्मेट है, ना इनवॉइस का कोई फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। बस उसमें कौन से कंटेंट्स होने चाहिए उसका लिस्ट हमारे पास लॉ ने अवेलेबल करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा फ्रेंड्स, हम जो इनवॉइस इशू करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा कि मैन्युअली होगा। लॉ ने बोला कुछ भी, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपका इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली भी पॉसिबल है, आपका इनवॉइस मैन्युअली भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट था हमारा पे इनवॉइस इशू तो करेगा, बट इनवॉइस इशू कौन करेगा? लॉ कहता है हमारे वहां पे जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो टैक्स इनवॉइस इशू करने वाला है। दो टर्म्स है फ्रेंड्स हमारे वहां पे, एक रजिस्टर्ड पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन। तो फ्रेंड्स टैक्सेबल पर्सन कौन? हमारे वहां पे टैक्सेबल पर्सन होगा पर्सन रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। सेक्शन 22 इज थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो भी हमारे वहां पे टैक्सेबल पर्सन, जो पर्सन लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी कौन बनेंगे? हमारे वहां पे टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन कौन? तो जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 25 वो हमारे पे कौन बन जाएंगे? रजिस्टर्ड पर्सन, बट एक्सक्लूडिंग पर्सन हैविंग व्हाट? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डिस्कशन बाकी है, वो बाकी रहेगा, लास्ट में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। बोलो कैसे बोलेंगे? 31(1) गुड्स। आंसर, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बट इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्लियर? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब जब सप्लायर रेसिपिएंट के वहां पे गुड्स की डिलीवरी करेगा, बरोबर समझना, जब सप्लायर रेसिपिएंट के डोर स्टेप्स के गुड्स की डिलीवरी करेगा, इन दिस सिनेरियो 3 इवेंट होंगे। फर्स्ट होगा मूवमेंट, फर्स्ट होगा रिमूवल ऑफ गुड्स, देन होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स। मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। सेकंड है इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, का मतलब रेसिपिएंट सप्लायर की प्रीमाइसेस के ऊपर आता है गुड्स परचेस करने के लिए। इन दिस सिनेरियो फ्रेंड्स एक ही इवेंट होगी, बोलो कौन सी? डिलीवरी ऑफ गुड्स। मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 व्हिच इज सर्विसेज। 31 सबसेक्शन 2 सर्विसेज। मुझे इनवॉइस कब तक इशू करना है? मुझे इनवॉइस इशू करना है आइदर बिफोर और आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर यहां पे जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज वर्ड को इस्तेमाल किया है उसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, इट इज कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर्विस कंप्लीट हुई उसके पहले भी मैं इनवॉइस इशू कर सकता हूं, उसके बाद भी मैं इनवॉइस इशू कर सकता हूं। पर फ्रेंड्स जब बात की बात आएगी, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस की बात आएगी, मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन व्हाट टाइम? 30 डेज। 4 सिचुएशन में ये टाइम लिमिट हो जाएगी फ्रेंड्स 45 डेज। 4 सिचुएशन में 45 डेज, 4 सिचुएशन 1 2 3 गो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड BFC, इस 4 सिचुएशन में नंबर ऑफ डेज कितने अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स? हमारे पास 45 डेज। चलो नेक्स्ट है, ये स्पेशल प्रोविजन डिस्कस करने बाकी है जो हम डिस्कशन करेंगे एट लास्ट अगेन। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। चलो शुरू हो जाओ। एक दिन आप क्या हो गए? लायबल। एक दिन आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन करना है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन व्हाट टाइम? 30 डेज। फ्रेंड्स जो लायबिलिटी के 30 डेज में आपने अप्लाई कर दिया तो आपका जो इफेक्टिव डेट होगा वो इफेक्टिव डेट कौन सा हो जाएगा? डेट ऑन विच यू बिकम व्हाट? लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो विद इन 30 डेज एप्लीकेशन नहीं होती है तो जो दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वो ग्रांट का दिन क्या बन जाएगा? आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलो याद करो फ्रेंड्स, एक दिन आप हो गए लायबल, एक दिन आपने अप्लाई किया जो विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया था। इन दिस सिनेरियो बाद में आपको ग्रांट होने वाला है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट जो दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है उस दिन तक आप कौन हो? उस दिन तक आप टैक्सेबल पर्सन हो। टैक्सेबल पर्सन बीइंग व्हाट? लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स आप टैक्स इनवॉइस हमारे वहां पे इशू कर सकते हैं नहीं हो, बट सप्लाई भी तो करोगे ना फ्रेंड्स। तो जब सप्लाई आपने किया तब इनवॉइस कैसा इशू करोगे? इनवॉइस आपका होगा नॉर्मल इनवॉइस 118 रुपीज का आपका नॉर्मल इनवॉइस बनने वाला है। अभी आप क्या हो गए? एक दिन रजिस्टर्ड हो गए, बट रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव दिन कौन सा था? वो तो था फ्रेंड्स लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स लायबिलिटी के दिन से आप क्या बन गए? रजिस्टर्ड। एज ए रजिस्टर्ड पर्सन को क्या इशू करना चाहिए था? टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए था, पर जो आपने इशू किया वो टैक्स इनवॉइस नहीं है। जो आपने इशू किया वो टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो जो इनवॉइस आपने इशू कर दी वो तो गलत हो गए, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसको बोलेंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। क्वेश्चन आता है क्यों ये सब माथाकूट, ये सब प्रोसीजर क्यों? लॉ कहता है नॉर्मल इनवॉइस के बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट आईटीसी नहीं अवेल कर सकता, तो रेसिपिएंट को आईटीसी अवेलेबल करनी हो तो कंपलसरी क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस। जो नॉर्मल बेसिस के ऊपर हमने इनवॉइस इशू
कर दिया तो उसको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी, बेचारे रेसिपिएंट को तकलीफ पड़ेगी। सो हमने उसके इनवॉइस को वापस लेके नया इनवॉइस इशू उसको करके दे दिया, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, जिसके बेसिस के ऊपर वो क्या क्लेम कर पाएगा फ्रेंड्स, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये विद इन व्हाट टाइम आपको इश्यू करना पड़ेगा, ये इश्यू करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो क्लियर? ये डिस्कशन आई थिंक हमने यहां तक डिस्कस किया था, अभी उसमें कुछ आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कंसेप्ट आएगा कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस सीटीआई। अभी समझो फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान दो, चलो अभी यहां पे ध्यान दो। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, आईटीसी किसको मिलती है समझो, जीएसटी में जो रजिस्टर्ड होगा ना फ्रेंड्स, वो अवेल कर पाएगा आईटीसी। बरोबर समझने का ट्राई करो, जीएसटी में जो आप रजिस्टर्ड हो तो आप क्या अवेल कर पाएंगे, आईटीसी। इफ यू आर फ्रेंड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन, यू कैन नॉट अवेल आईटीसी। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स मैं रजिस्टर्ड हूँ, कोई भी इनपुट्स लूंगा बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसकी मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, क्या अवेल कर पाऊंगा, आईटीसी। सिमिलरली आप कैसे हो फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप कुछ भी इनपुट्स परचेस करेंगे, आपको आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है, बिकॉज आईटीसी खाली किस पर्सन को मिलेगी, जो कैसा होगा, रजिस्टर्ड। इतना मुझे इसमें क्लियर? रजिस्टर्ड पर्सन हमारा पे क्या क्लेम कर पाएगा फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। अभी समझो, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट। हुआ क्या, जो आप रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होंगे, समझना बरोबर, जो आप रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होंगे तो फ्रेंड्स आपको नॉर्मल इनवॉइस की जगह आरटीआई की जरूरत है। क्यों? बिकॉज आप इस परचेस की, आप इस इनवर्ट सप्लाई की आईटीसी क्लेम करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट। आप रेसिपिएंट कैसे? फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पार्ट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। आप रेसिपिएंट कैसे? रजिस्टर्ड। अभी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को तो आईटीसी की जरूरत है और वो तो आईटीसी अवेल करेगा, बाकी अनरजिस्टर्ड हो गए, उसको आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। तो मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट बीइंग रजिस्टर्ड, आपको आईटीसी चाहिए। सो आप नॉर्मल इनवॉइस के बेसिस के ऊपर आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे। सो आप मेरे पास मांगने के लिए क्या हो गए, सर हमको टैक्स इनवॉइस दो। सो मैं आपका नॉर्मल इनवॉइस वापस ले लूंगा, आपको आरटीआई रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करके अवेलेबल करने वाला हूं। बट क्या ये सिचुएशन अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को एप्लीकेबल होगी? जो आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, समझने का ट्राई करो बरोबर, जो आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, क्या मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, सपोज आप रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो, क्या आपको आईटीसी अवेलेबल होने वाली है? एब्सोल्युटली ना। क्या आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस रिसीव करने में इंटरेस्टेड भी हो? एब्सोल्युटली ना। अरे आपको आईटीसी के साथ कोई लेवा देवा ही नहीं है, आपको आईटीसी मिलती ही नहीं है, क्या रिसीव करके कर लोगे आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस? सो लॉ ने क्या बोला, कितना मस्त रास्ता निकाला। लॉ ने क्या बोला पता है फ्रेंड्स, देखो सप्लायर रजिस्टर्ड है, बरोबर समझना फ्रेंड्स, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट कैसी है, अनरजिस्टर्ड। समझने का ट्राई करें, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। मैंने जो भी सप्लाई किया होगा फ्रेंड्स, उस सप्लाई के लिए प्लीज समझो, उस सप्लाई के लिए उसको नहीं चाहिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस, बिकॉज वो आईटीसी नहीं क्लेम करने वाली है, उसको आईटीसी अवेलेबल ही नहीं है, क्लेम कैसे करे, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है टू रिसीव रिवाइज टैक्स इनवॉइस। सो लॉ ने क्या बोला, स्मिथ आइडेंटिफाई कर, बरोबर समझना, स्मिथ आइडेंटिफाई कर कितने ऐसे रेसिपिएंट थे अनरजिस्टर्ड थे। मैं को हाँ बहुत सारे रेसिपिएंट मेरे अनरजिस्टर्ड थे। लॉ ने क्या बोला, स्मिथ एक काम कर, जो भी तेरे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो ना, बरोबर समझना, जो भी तेरे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, कितना रजिस्टर्ड रेसिपिएंट थे? मैंने बोला लगभग 15-20 हजार इनवॉइसेस तो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के थे। लॉ ने बोला स्मिथ उसका टोटल कर। मैंने बोला टोटल हुआ एग्जांपल के तौर पे 50 लाख, एग्जांपल के तौर पे। तो लॉ ने क्या बोला, स्मिथ ये 50 लाख का तू एक काम कर, अलग अलग इनवॉइस इश्यू करके कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, आईटीसी नहीं अवेल कर सकते। तो स्मिथ एक तू काम कर, लॉ ने मुझे बोला कि उस सब का तू टोटल कर दे। मैंने बोला लॉ हुआ ना 50 लाख, उसका टोटल हो गया, तो ये 50 लाख का मैं अलग अलग इनवॉइस इश्यू नहीं करूंगा, एक ही इनवॉइस इश्यू कर दूंगा। कौन सा? कंसोलिडेटेड रिवर्स टैक्स इनवॉइस, सबका टोटल कर दूंगा। सपोज 50 लाख रुपीस मेरा टोटल हो गया, तो 50 लाख का एक इनवॉइस मैं इश्यू कर दूंगा फ्रेंड्स। बोलो पता चला चकाचक, कितना मस्त इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं देखो जो भी रेसिपिएंट मेरे रजिस्टर्ड होंगे उसको अलग अलग इनवॉइस दूंगा, वो तो मुझे कंपल्सरी देना ही पड़ेगा, बिकॉज रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, वो मेरे पास मांगने के लिए आएंगे। मांगने के लिए क्यों आएंगे? बिकॉज मैंने जीएसटी इंडिरेक्टली चार्ज कर दिया है, पर आईटीसी अभी भी उसको अवेलेबल नहीं होगी, बिकॉज आईटीसी क्लेम करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी थी? पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। जब तक उनके पास रेसिपिएंट के पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का पोजेशन नहीं है, वो आईटीसी अवेल कर सकते नहीं है, तो वो कंपल्सरी मेरे पास मांगने के लिए आएंगे अपना टैक्स इनवॉइस, जो मुझे रिवाइज करके उनको इश्यू करना ही पड़ेगा। पर जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, नहीं चाहिए उनको नहीं एलिजिबल है वो आईटीसी अवेल करने के लिए, तो लॉ ने मुझे क्या बोला, स्मिथ एक काम कर, सबका टोटल कर दे, 50 लाख रुपए एग्जांपल के तौर पे मेरा टोटल हुआ, तो मैं 50 लाख का एक इनवॉइस इशू कर दूंगा, मेरे फाइल में फाइल कर दूंगा, उसका टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप समझे, उसका टैक्स गवर्नमेंट को मुझे नहीं पे करना है ऐसा नहीं है, उसका टैक्स तो मुझे मैंडेटरी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बट लॉ क्या कहता है, इसका तुम इनवॉइस अलग अलग
इशू नहीं करेंगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो पता चला कितना मस्त। सप्लायर हमारा रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट हमारा अनरजिस्टर्ड है। मैंने उसको जो भी सप्लाई किया होगा उसका एक सिंगल इनवॉइस मैं मेरे फाइल में फाइल कर दूंगा बना के, उसका टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसको बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस, सिंपल वर्ड्स में उसको बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। बोलो क्लियर, ध्यान से पढ़ना। सप्लाइज बिटवीन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी मैंने सप्लाई किया होगा अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, उसके लिए मैं क्या इशू करके दे दूंगा उनको कॉन्सोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये पढ़ना तो वापस से पढ़ लो। रजिस्टर्ड पर्सन में इशू consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to whom unregistered recipient during such period। मतलब देखो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, अलग अलग इनवॉइस इशू मुझे करने पड़ेंगे, अलग आरटीआई मुझे इशू करनी पड़ेगी। और जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है मैं एक इनवॉइस इशू करूंगा, मेरे फाइल में फाइल कर दूंगा, गवर्नमेंट को उसका टैक्स का पेमेंट कर दूंगा, विच इज व्हाट सीटीआई कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। बोलो क्लियर। तो चार्ट बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके एक छोटा सा एक्सेप्शन है, बाद में कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, बट अभी इतना समझो। रेसिपिएंट कैसा है फ्रेंड्स हमारा रेसिपिएंट? रेसिपिएंट फ्रेंड्स हमारा रजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड होगा तो मुझे मैंडेटरी क्या इशू करना पड़ेगा? आरटीआई। पर सर 5 लाख इनवॉइस है, मैं तो कहता हूं 5 अबज करोड़ अबज लाख करोड़ इनवॉइस हो ना तो भी इशू तो करने पड़ेंगे आरटीआई, बिकॉज उनको आईटीसी चाहिए। आईटीसी अवेल करने के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जो मुझे उसको अवेलेबल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो हम क्या इशू कर देंगे उसको? आरटीआई। बट फ्रेंड्स जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो फ्रेंड्स अभी क्या डिस्कस किया, हम उसको क्या इशू कर देंगे? मतलब हम हमारी फाइल में क्या कर देंगे? इट इज सीटीआई। क्लियर? उसका एक्सेप्शन, छोटा सा एक्सेप्शन बट बहुत इंपॉर्टेंट। वापस एक बार समझो। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा आरटीआई, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा सीटीआई। सीटीआई का एक्सेप्शन। हाउएवर इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज, नंबर 1 ध्यान रखना है, हमारे पास दो नेचर ऑफ सप्लाई है फ्रेंड्स। फर्स्ट इज इंट्रास्टेट सप्लाई, सेकंड इज इंटरस्टेट सप्लाई। ध्यान से एकदम बरोबर। वापस एक बार, हमारे पास दो नेचर ऑफ सप्लाई है। वन इज इंट्रास्टेट सप्लाई, सेकंड इज इंटरस्टेट सप्लाई। व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई? विद इन स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एस द केस में भी। एंड इंटरस्टेट सप्लाई मतलब आउटसाइड स्टेट सप्लाई। गुजरात से महाराष्ट्र सप्लाई किया, गुजरात से गोवा सप्लाई किया तो एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? आईजीएसटी। इतना क्लियर मगज में? चेक करो एक्सेप्शन। However, in case of interstate supplies, a consolidated CTI can't be issued. तो फ्रेंड्स अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। बरोबर समझो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली समझने का ट्राई करो। अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब जितने भी आपके रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होंगे उसके इनवॉइसेस को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एक C+S वाला इनवॉइस मीनिंग देयर बाय इंट्रास्टेट सप्लाई वाला इनवॉइस, एक IGST वाला इनवॉइस मीनिंग देयर बाय इंटरस्टेट सप्लाई वाले इनवॉइस। रेसिपिएंट जो भी रजिस्टर्ड है उसको अलग अलग इनवॉइस इशू करके दे दो। जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है उसके इनवॉइसेस को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करो। इंट्रास्टेट सप्लाई कौन से है? C+S वाले कौन से है? इंटरस्टेट सप्लाई वाले कौन से है? IGST वाले कौन से है? क्लियर? तो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, इंट्रास्टेट सप्लाई एंड सेकंड होने वाला है फ्रेंड्स इंटरस्टेट सप्लाई। अभी देखो क्या होगा फ्रेंड्स। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई अ सीटीआई कैन नॉट बी इश्यूड। इंटर के लिए इश्यू नहीं कर सकते। जो भी एक्सेप्शन इंटर के लिए बना है, क्या ख्याल है आपका इंट्रा के बारे में? इंटर के लिए तो हम क्या इश्यू कर देंगे? सीटीआई। क्लियर? मगर में पिक्चर क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा आरटीआई, अनरजिस्टर्ड इंट्रास्टेट सप्लाई होगा सीटीआई। क्लियर? इंटरस्टेट सप्लाई। आगे पूरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं। However, in case of interstate supplies, a consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipients. In respect of all unregistered recipients, for interstate supply, CTI cannot be issued if value of supply exceeds what? Rupees 2,50,000। अरे बाप रे, हर एक इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर सीटीआई इश्यू नहीं करने का, सीटीआई इश्यू करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझे आप? सीटीआई मुझे जनरली इश्यू करना है इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, बट अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट में क्या एक्सेप्शन कि जो इंटरस्टेट सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000 होगा तो मैं सीटीआई इश्यू नहीं कर सकता हूं। वापस एक बार प्लीज प्रॉपर्ली समझो। जनरली क्या सीखा? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आरटीआई, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट सीटीआई।
अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट में एक एक्सेप्शन, क्या कि जो आपका सप्लाई का नेचर इंटर स्टेट सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग ₹2,50,000 है तो सीटीआई नहीं, तो क्या इश्यू कर दो आरटीआई। ओके, मीनिंग देयर बाय इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सीटीआई इश्यू करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स समझो, आपके इनवॉइसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, हरि को बुला 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 के आप क्या इशू कर दो आरटीआई 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 आरटीआई। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2 आएगा अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स का, जो भी हमारे पास इनवॉइसेस का लिस्ट अवेलेबल होगा, इनवॉइसेस का डेटा अवेलेबल होगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई के इनवॉइसेस, एक इंटर स्टेट सप्लाई के इनवॉइसेस। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई के इनवॉइसेस होंगे तो क्या कर देंगे सीटीआई सीटीआई सीटीआई, मतलब एक इनवॉइस आप सबका अक्यूमुलेट अमाउंट करके आप अपने फाइल में फाइल कर दोगे। अभी जो इंटर स्टेट सप्लाई मतलब आईजीएसटी वाले जो भी हो गए उसको वापस दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक इनवॉइस को चेक करना पड़ेगा। ओ ये इनवॉइस 50,000 रुपए का है, साइड में रखो, 1 लाख रुपए का है उसके साथ रखो, 2.5 लाख रुपए का है उसके साथ रखो। जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹2,50,000 है, प्लीज समझना फ्रेंड्स, अप टू ₹2,50,000 है। इन दिस सिनेरियो इफ इट इज एक्सीडिंग ₹2,50,000, तो फ्रेंड्स अप टू ₹2,50,000 है तो ये एक्सेप्शन आपको एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्शन एप्लीकेबल कब है? जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 से ऊपर है। 3 क्राइटेरिया एक्सेप्शन कहता है। नंबर 1 रेसिपिएंट कैसा? अनरजिस्टर्ड। नंबर बी सप्लाई का नेचर कैसा? इंटर स्टेट सप्लाई। नंबर 3 वैल्यू ऑफ सप्लाई इज व्हाट? एक्सीडिंग ₹2,50,000, तब जाके ये सीटीआई का एक्सेप्शन हो जाएगा। आपको क्या इशू करना पड़ेगा? आरटीआई। मीनिंग देयर बाय जो वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹2,50,000 है, हम क्या इशू करेंगे? सीटीआई। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग ₹2,50,000 हो जाएगा, हमको क्या इशू करना पड़ेगा? आरटीआई। फ्रेंड्स आपके मन में ऑब्वियसली ये डाउट आता होगा, सर इंटेंशन क्या था आरटीआई का कि रेसिपिएंट को क्या मिल पाए? उसकी आईटीसी। सर रेसिपिएंट जब अनरजिस्टर्ड है तो क्यों इंटरस्टेट सप्लाई में 250 के ऊपर सीटीआई की जगह आरटीआई? फ्रेंड्स गवर्नमेंट के पास डेटा तो रहे ना। सीटीआई में क्या गवर्नमेंट के पास पता नहीं होगा रेसिपिएंट कौन होगा, मैं तो एक ही इनवॉइस मेरे फाइल में फाइल कर दूंगा, उसका अमाउंट में जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर दूंगा। बट गवर्नमेंट को जब आरटीआई इशू करेंगे तो पता चलेगा ऐसे रेसिपिएंट कौन से है जो 2.5 लाख के ऊपर परचेस करते हैं, सो गवर्नमेंट उनके ऊपर वॉच रख पाए। पता चला गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान रख पाए कि 2.5 लाख के ऊपर परचेस हो चुका है, लिमिट तुम्हारी 20 लाख है, लिमिट तुम्हारी 40 लाख है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर वॉच रख पाए। उस इंटेंशन से गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, डेटा गवर्नमेंट ऑप्ट करेगी कैसे? बाय वे ऑफ हमको इंपोज किया कि गवर्नमेंट स्मिथ तू क्या कर सीटीआई की जगह क्या इशू कर दे? आरटीआई। सो एक इंटेंशन कि गवर्नमेंट को डेटा अवेलेबल हो, गवर्नमेंट उनके ऊपर वॉच रख पाए, उनके लिमिट रजिस्ट्रेशन के क्रॉस कब हो तो गवर्नमेंट को पता चलेगा, तो उनकी लिमिट क्रॉस करने के ऊपर वो ऑप्टेन करते हैं कि नहीं करते, गवर्नमेंट पूरी प्रोसीजर उसके ऊपर फॉलो कर पाएगी। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, उस डेटा को अवेल करने के रीजन से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि स्मिथ तो हमको क्या इशू कर दे? आरटीआई। जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट होगा, नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई किसके ऊपर जाएगा? 2,50,000। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, क्लियर। लास्ट था इन रिलेशन टू 31(3)(a विच इज सीटीआई कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। लास्ट टाइम एकदम अगर मैं फिट करता चलो चार्ट आपको याद रखना है। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड आरटीआई, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई सीटीआई, इंटर स्टेट सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹2,50,000 सीटीआई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग ₹2,50,000 हम क्या इशू करेंगे? वापस एक बार आरटीआई। ध्यान से वापस एक बार अभी चार्ट देखे बिना चार्ट को रिवाइज करेंगे, मोर मगज में फिट करो। चलो शुरू हो जाओ, इसको रखते हैं ध्यान में, शुरू हो जाओ। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड आरटीआई, अनरजिस्टर्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई सीटीआई, इंटर स्टेट सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹2,50,000 सीटीआई, एक्सीडिंग ₹2,50,000 हम क्या इशू करने वाले हैं? आरटीआई। बोलो क्लियर, मगज में एकदम पिक्चर क्लियर। चलो ये था ऑल अबाउट सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए। हमने डिस्कस की अभी तक 3 प्रोविजंस। फर्स्ट वाज सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 31 subsection 2 time limit for services, 31 subsection 3 clause A which is RTI revised tax invoice। सिंपल था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज B which is नो टैक्स इनवॉइस। क्या है ये नो टैक्स इनवॉइस? समझाता हूँ फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ने क्या सोचा, छोटी अमाउंट के लिए जब तुम इनवॉइस इशू करवाते हो, समझो एग्जांपल के तौर पे आप फ्रेंड्स एक छोटी सी चॉकलेट परचेस करने के लिए गए, एक रुपए की सिंगल रुपए की चॉकलेट थी, वो परचेस करने के लिए गए। अब ये वेंडर को ऐसा कहते हो कि उसका इनवॉइस इशू करके दो, 1 रुपए की चॉकलेट है, उसका आपको इनवॉइस चाहिए। फ्रेंड्स मगर चल रहा है
1 रुपये की चॉकलेट के लिए आपको इन्वॉइस चाहिए। फ्रेंड्स जितना 1 रुपये की मतलब चॉकलेट में प्रॉफिट होगा ना, उससे ज़्यादा तो कॉस्ट इन्वॉइस बनाने की हो जाएगी। पता चला जो मैं कहना चाहता हूँ? चॉकलेट में प्रॉफिट कितना होगा उसका, वेंडर का, एंड उसमें आप ऐसे कहते हो उसको उसके ऊपर वो इन्वॉइस आपको बना के दे, तो इन्वॉइस की कॉस्ट ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाने वाली है। बेचारा चॉकलेट बेच के नुकसान करेगा। सो उन्होंने क्या बोला, छोटी छोटी अमाउंट के लिए आप टैक्स का पेमेंट करो, समझो आप टैक्स का पेमेंट करो, पर इन्वॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। तो ऐसा कौन से सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशन कौन सी कंडीशंस आप सेटिस्फाई करोगे तो आपको इन्वॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी। क्या बोलेंगे? नो टैक्स इनवॉइस। 31(3)(a) रिवाइज टैक्स इनवॉइस, 31(3)(b) नो टैक्स इनवॉइस। 3 कंडीशंस एक साथ आपको सेटिस्फाई करनी है। इट इज कंडीशंस, मतलब ऑल दी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होगी, तब जाके आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। कौन सी कंडीशंस है, आओ जरा देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई मस्ट बी लेस देन ₹200। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेस देन 200, मीनिंग देयर बाय एग्जैक्ट 200 रुपये होंगे तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। 200 के ऊपर हो गया तो ऑब्वियसली आपको इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आने ही वाली है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो लेस देन ₹200 होगा तो आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। इट इज वन ऑफ द कंडीशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200। नेक्स्ट नंबर 2, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। फ्रेंड्स देखो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा ना तो जो भी टैक्स का पेमेंट करेगा ना वो आईटीसी अवेल करेगा ही करेगा, समझो। तो वो इनवॉइस उसको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। बट हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उनको इनवॉइस की एज सच कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। खाली एक डॉक्यूमेंट लेके क्या करना है हमको? तो लॉ ने क्या बोला, 200 से कम उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन ₹200, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा एंड रेसिपिएंट आपसे इनवॉइस नहीं मांगता है, रेसिपिएंट आपसे इनवॉइस नहीं मांगता है तो ही आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। चेक करो थर्ड कंडीशन, रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। रेसिपिएंट ने इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं की है, उसने इनवॉइस डिमांड नहीं किया है, तो अब उसके लिए इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। 3 कंडीशन साइमल्टेनियसली आपको फुलफिल करनी है, सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। दीज आर नॉट सिचुएशंस अंडर विच मतलब इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड। यहाँ पे सारी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी, तब जाकर आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। 3 कंडीशन, चलो शुरू करो बोलने का। 1 2 3 स्टार्ट। वैल्यू लेस देन 200, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। वापस एक बार चलो, 1 2 3 स्टार्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। तीनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी है तो फ्रेंड्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। हमारे केस में आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा, उसका मतलब ऐसा नहीं होगा, मैं रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं होगा कि टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। जितने भी आपने इनवॉइस इशू नहीं किए हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने ऐसे 3 ट्रांजैक्शन किए जिसमें 100 रुपये का सप्लाई था, जिसमें 150 रुपये का सप्लाई था, 50 रुपये का सप्लाई था, ऐसा आपने 300 रुपये का सप्लाई किया, तो इस केस में आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो चलेगा, बिकॉज तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी। वैल्यू वॉज लेस देन 200, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड था ना, उसने आपके पास इनवॉइस मांगा तो आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो चलेगा। बट इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो टैक्स के पेमेंट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा 300 रुपये का CTI, मतलब जब दिन खत्म होगा ना फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे आप 300 रुपये का एक CTI बनाओ, अपने फाइल में फाइल कर दो, उसके बेसिस के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स क्लियर? एकदम ध्यान से। सच रजिस्टर्ड पर्सन शेल इश्यू व्हाट? CTI, consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies। मतलब जब भी आप दुकान बंद करेंगे, आप अपनी शॉप बंद करेंगे, आप अपने ऑफिस को बंद करेंगे, तब आप एक बार देख लो कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए आपने इनवॉइस इशू नहीं किए हैं, उसका टोटल कर दो। 300 रुपये टोटल आया, एक इनवॉइस उसका बना के आपके फाइल में फाइल कर दो, उसके ऊपर जो भी टैक्स का पेमेंट आएगा वो गवर्नमेंट को जाके आप पे कर दो। बोलो क्लियर? एकदम मजबूत, चकाचक। चलो 3 कंडीशन, सेक्शन बेचारी खत्म हुई, हम क्वेश्चन शुरू करें उसके पहले। चलो 1 2 3 स्टार्ट। 31(3)(b) नो टैक्स इनवॉइस। एक बार सेक्शंस बोल दो ना, चलो फटाफट फास्टेस्ट बोलो। 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3)(a) रिवाइज टैक्स इनवॉइस, 31(3)(b) नो टैक्स इनवॉइस। 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी तब जाके आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। 3 कंडीशन, वैल्यू लेस देन 200, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। क्लियर? 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमको क्या इशू करना पड़ेगा? CTI विच इज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल से खास आपके लिए, आपकी पेशकश में क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से फ्रेंड्स देखना, एकदम ध्यान से। चेक करो ध्यान से। जैन एंड सन्स इज अ ट्रेडर डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स। उनकी स्टेशनरी शॉप है फ्रेंड्स। इट इज रजिस्टर्ड अंडर GST
एंड हैज़ अंडरटेकन फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे। अलग अलग ट्रांजेक्शन्स, 5 ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इन रिलेशन टू सेल्स मेड ड्यूरिंग द डे। क्या करना है? डिटरमाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द अबव सप्लाईज जैन एंड सन्स मे इश्यू अ CTI इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे। हमको बताना है कि कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए वो CTI इश्यू कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सिंपल वर्ड्स में कौन से ट्रांजैक्शन के लिए वो इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो चलेगा, इनवॉइस नहीं बना के वो क्या इश्यू करेंगे एट द एंड ऑफ द डे? CTI। उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन है, नन ऑफ द रेसिपिएंट्स रिक्वायर्स अ टैक्स इनवॉइस। ओ 3 कंडीशन थी, एक वैल्यू वाली, एक रेसिपिएंट के स्टेटस वाली एंड एक रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस वाली। तो फ्रेंड्स उसमें से एक कंडीशन सारे लोगों ने सेटिस्फाई कर दी है। कौन सी? नन ऑफ द रेसिपिएंट्स रिक्वायर्स व्हाट? टैक्स इनवॉइस। मतलब किसी ने टैक्स इनवॉइस मांगा ही नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास कॉमन अवेलेबल हो गई। मतलब पांचों 5 ट्रांजेक्शन में एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। कौन सी? रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। राघव ट्रेडर्स बीइंग व्हाट? अ कॉम्पोजिशन डीलर। मतलब जो राघव ट्रेडर्स है, राघव डीलर्स है, राघव ट्रेडर्स है, जो सप्लायर है वो कैसा है? कॉम्पोजिशन डीलर। मतलब जो रेसिपिएंट, राघव ट्रेडर्स सॉरी सप्लायर नहीं है, राघव ट्रेडर्स को रेसिपिएंट होगा। देख लेते कौन? ओ फर्स्ट में ही है, सॉरी फर्स्ट में ही है, ये तो रेसिपिएंट है। लो राघव ट्रेडर्स तो रेसिपिएंट था, तो राघव ट्रेडर्स कैसा है? कॉम्पोजिशन। आई थिंक उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। हाँ बट राघव ट्रेडर्स जो कॉम्पोजिशन है ना, तो सेक्शन 24 के हिसाब से उसको कंपल्सरी क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, बट इंफॉर्मेशन में आप चेक करो तो स्पेसिफिकली लिखा भी है रजिस्टर्ड है, ना लिखा होता तो हम अजम्पशन करते कि कॉम्पोजिशन डीलर है तो उसने कंपल्सरी क्या ऑब्टेन किया होगा? रजिस्ट्रेशन। चलो क्लियर। तो एक कंडीशन सारे लोगों में सेटिस्फाई हो चुकी है, विच इज व्हाट? कि रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। चलो फर्स्ट चेक करते हैं। राघव ट्रेडर्स रजिस्टर्ड रिटेल ट्रेडर, 190 रुपीज़ का उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई था। बोलो क्या ख्याल है, इनवॉइस बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाएंगे तो चलेगा? देखो फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन है रेसिपिएंट मस्ट बी व्हाट? सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई मस्ट बी व्हाट? लेस देन ₹200। तो फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 सो पता चलता जाए फ्रेंड्स। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तीन जगह पे हाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तब जाके इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। एकदम सिंपल प्रोविजन है फ्रेंड्स। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन ₹200 है, हाँ लेस देन ₹200 है। नेक्स्ट चेक करो, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। हमारी कंडीशंस के हिसाब से रेसिपिएंट कैसा होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ नॉट इशूइंग इनवॉइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेसिपिएंट कैसा है? अब चेक करो, रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। एंड तीसरी कंडीशन तो हर एक जगह पे सेटिस्फाई हो ही गई है, हर एक जगह पे उसको तो सेटिस्फाई किया ही गया है फ्रेंड्स। क्लियर। चलो तो हमारी थर्ड कंडीशन तो सारी जगह पे सेटिस्फाई हो ही चुकी है ऑलवेज, बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमको कंपल्सरी उसके लिए सेपरेट इनवॉइस इशू बनाना पड़ेगा, सेपरेट इनवॉइस इशू हमको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लियर। आंसर लिखते जाए केस वाइज फ्रेंड्स। सीरियल नंबर 1 रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइस। बोलो फर्स्ट में कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हुई, विच सेज के रेसिपिएंट कैसा होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ इनवॉइस बोलो क्या होगा? इट वुड बी सेपरेट इनवॉइस। तो सेपरेट इनवॉइस इश्यू आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लियर। चलो नंबर 2, ध्रुव एंटरप्राइजेस अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200। 358 हो गया, इट इज 200 और मोर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सेकंड सेटिस्फाई हो गई थी बिकॉज रेसिपिएंट कैसा था? अनरजिस्टर्ड। तीसरी तो ऐसे सारे हर केस में सेटिस्फाई हो ही चुकी है। फर्स्ट कंडीशन ने दगा कर दिया, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सेपरेटली। सेपरेट इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। पता चल रहा है ना फ्रेंड्स? तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। चलो थर्ड, गौरव पेंटर है, अनरजिस्टर्ड है। यस, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, थर्ड तो सेटिस्फाइड ही थी। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बार चेक कर लो, 500 रुपये का सप्लाई परचेस कर लिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज व्हाट? 200 और मोर। इनवॉइस सेपरेट आपको इशू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स। तो क्या लिखूँ यहाँ पे? सेपरेट इनवॉइस। वापस एक बार फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, विच इज वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन ₹200। ओबेरॉय ऑर्फनेज अनरजिस्टर्ड एंटिटी। यस, अनरजिस्टर्ड का मतलब मैं खुश हो जाता हूँ, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई। चेक करो वैल्यू ऑफ सप्लाई 188। ये कंडीशन तीन सेटिस्फाई हो गई। 188 तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम इसके लिए सेपरेट इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिख दो? नो सेपरेट इनवॉइस।
हम इसके लिए सेपरेट इन्वॉइस इशू नहीं करेंगे तो दौड़ेगा। लास्ट चेक करो, आराध्या, यू नो हु इज आराध्या? याद करो, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन की डॉटर आराध्या, स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड है। वाह, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओहो 158 ओनली, यस फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट इनवॉइस की रिक्वायरमेंट भी है नहीं फ्रेंड्स। तो इन दिस सिनेरियो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, हम इनवॉइस इश्यू नहीं करेंगे तो दौड़ेगा। नो सेपरेट टैक्स इनवॉइस। बोलो क्लियर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए आप CTI इशू करेंगे तो चलेगा। तो फ्रेंड्स ये दो ट्रांजैक्शन के लिए जिसके लिए आपने सेपरेट इनवॉइस इशू नहीं किया है, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या इशू करोगे? CTI विच इज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। बोलो है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल चैप्टर है फ्रेंड्स, आपके जैसा। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। इसके बाद तो और सिंपल सी बात आएगी, विच इज सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज C। दो क्लॉज हमने खत्म किए, क्लॉज A क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31। चलो 4 प्रोविजन हमने डिस्कस कर लिए। 31(1) गुड्स आंसर, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बट इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अरे 31(2) सर्विसेज आइदर इन्वॉइस इशू करो बिफोर और आफ्टर। बिफोर कब? कभी भी। आफ्टर विद इन व्हाट टाइम? 30 डेज। 4 सिचुएशन में 45 डेज। 4 सिचुएशन इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। आपको टाइम लिमिट कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? 45 डेज। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज A रिवाइज टैक्स इनवॉइस। एक दिन आप लायबल हो गए, 3 डेज में आपने अप्लाई कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाद में आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ। ग्रांट का इफेक्टिव दिन कौन सा हो जाएगा? लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो विद इन 3 डेज अप्लाई कर दिया होगा तो ग्रांट के दिन तक आप टैक्सेबल पर्सन हो। टैक्सेबल पर्सन बीइंग लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने सप्लाई के लिए जो भी इनवॉइस इशू किए होंगे वो नॉर्मल इनवॉइस होंगे, बट आप ग्रांट के दिन क्या बन गए? रजिस्टर्ड पर्सन, जिसका इफेक्टिव दिन कौन सा था? लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो इस पीरियड के लिए भी आप क्या बन गए? रजिस्टर्ड पर्सन। एज ए रजिस्टर्ड पर्सन को क्या इशू करना चाहिए था? टैक्स इनवॉइस। जो आपने पहले नहीं बनाया है सो वो गलत हो गया, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो क्या बोलेंगे उसको हम? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव रेसिपिएंट को क्या मिल पाए? उसकी ITC। पॉइंट नंबर 2 उसकी टाइम लिमिट क्या? 1 मंथ। फ्रेंड्स 30 डेज की गलती नहीं करके आना है। 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ व्हाट? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कभी कभी हम क्या इशू कर देंगे? CTI। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, RTI। ध्यान से इस चार्ट के लिए तो पूरा सेक्शन को हमने रिवाइज किया, पूरे प्रोविजंस को रिवाइज किया। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, बोलो क्या इशू करेंगे? RTI। अनरजिस्टर्ड, बोलो ना बोला है CTI, सू CTI। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, RTI। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, इंट्रास्टेट सप्लाई, क्या इशू करेंगे? CTI। इंटरस्टेट सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक करना पड़ेगा। इनवॉइस में आपको अलग अलग इनवॉइसेस को चेक करना पड़ेगा, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू रुपीज 2,50,000 होगा, हम क्या इशू करेंगे? CTI। एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000 होगा, हम क्या इशू करेंगे? RTI। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज B नॉट टैक्स इनवॉइस। 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के ऊपर आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा। फर्स्ट कंडीशन वैल्यू लेस देन 200, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने के ऊपर आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या इशू करना पड़ेगा? CTI व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। बोलो क्लियर? चकाचक। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज C। बहुत सिंपल सा क्लॉज है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, जब हम टैक्सेबल सप्लाई करेंगे, बरोबर समझना, जब हम टैक्सेबल सप्लाई करेंगे मतलब हमारे गुड्स चार्जेबल टू टैक्स है, उसके ऊपर कोई रेट है। हमारी सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स है मतलब उसके ऊपर कोई एप्लीकेबल रेट है, तो हम जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे वो क्या होने वाला है पता है फ्रेंड्स? इट इज फ्रेंड्स टैक्स इनवॉइस। मतलब जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो क्या होने वाला है? टैक्स इनवॉइस। मतलब जो हमारे सप्लाई, गुड्स का सप्लाई हो क्या सर्विस का सप्लाई हो क्या, वो टैक्सेबल नेचर का है, जिसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स होता है, तो हम क्या इशू करेंगे फ्रेंड्स? टैक्स इनवॉइस। बट फ्रेंड्स जो हमारा सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई है, मतलब पूरा एग्जम्पशन चैप्टर, पता चला फ्रेंड्स? मतलब जो हमारा सप्लाई एग्जम्प्ट है तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, तो डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करेंगे? डॉक्यूमेंट होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे, इट वुड बी बिल ऑफ सप्लाई। पता चला? टैक्सेबल सप्लाई होगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, एग्जम्प्ट सप्लाई होगा तो हम क्या इशू करेंगे फ्रेंड्स? बिल ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स एक वर्ड आया है, एक स्कीम है सेक्शन 10 विच इज कॉम्पोजिशन स्कीम।
फ्रेंड्स ये कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर जो भी होता है ना, वो भी अपने आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करते नहीं है फ्रेंड्स। शायद चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर डिस्कस हो गया होगा तो ये वर्ड आपको पता होगा, कॉम्पोजिशन। ना हुआ हो तो चिंता ना करो फ्रेंड्स, एक अलग से पूरा डिस्कशन है सेक्शन 10 में विच इज कॉम्पोजिशन स्कीम, तो वहां पे अलग से डिस्कशन है। पर मैंने एक ब्रीफ आपको बात बताई कि कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते नहीं हो। ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई यू कैन नॉट कलेक्ट व्हाट फ्रेंड्स, जीएसटी। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी है ही नहीं, तो मेरे डॉक्यूमेंट में टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज करना वायबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज मैं टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहा हूं। सो मैं जो डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा वो क्या होने वाला है, बोलो बोलो बोलो, बिल ऑफ सप्लाई। एकदम सिंपल, टैक्सेबल सप्लाई करूंगा टैक्स इनवॉइस, एग्जम्प्ट सप्लाई करूंगा बिल ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिशन सप्लायर हूं तो भी क्या इश्यू करूंगा, बिल ऑफ सप्लाई। ओरिजिनल सेक्शन यहां तक थी, कोई चिंता नहीं थी फ्रेंड्स। तकलीफ कब पढ़नी शुरू हुई पता है, जब दोनों का मिक्सर किया। मेरे प्रीमाइसिस से और मेरी शॉप से आप टैक्सेबल सप्लाई भी परचेस करते हो, आप एग्जाम सप्लाई भी वाले गुड्स के सर्विसेज परचेस करते हो। मतलब मेरे शॉप में दोनों पॉसिबल है ना फ्रेंड्स, टैक्सेबल सप्लाई वाले भी होंगे, एग्जाम सप्लाई वाले भी गुड सर्विसेज होंगे, आप दोनों का कॉम्बिनेशन परचेस करते हो। क्या करूं, लॉ ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, थोड़ा पुराना। लॉ ने क्या बोला, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों साथ में होगा। लॉ ने बोला अब चेक करो ये आप सप्लाई कौन से स्टेटस वाले रेसिपिएंट को कर रहे हो। जो टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को होगा, ध्यान से फ्रेंड्स, इफ इट इज टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड सेकंड इज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब ये सप्लाई आपने किसको किया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो फ्रेंड्स अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको इश्यू करने पड़ेंगे। जो आपका सप्लाई टैक्सेबल नेचर का होगा ना फ्रेंड्स, उसके लिए हम इश्यू करेंगे टैक्स इनवॉइस, एंड जो आपका सप्लाई एग्जम्प्ट नेचर का होगा, इफ इट वुड बी एग्जम्प्ट सप्लाई, हम उसको क्या इश्यू करके देंगे, बिल ऑफ सप्लाई। बट फ्रेंड्स जो आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, आपने जिस पर्सन को सप्लाई किया वो अनरजिस्टर्ड है, हम उसको क्या इश्यू करके देंगे पता है, एक नया डॉक्यूमेंट आया विच इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। बोलो पता चला, एकदम मजबूत। चलो शुरू करते हैं। पहले खाली टैक्सेबल सप्लाई किया, खाली टैक्सेबल सप्लाई किया, टैक्स इनवॉइस, खाली एग्जाम सप्लाई किया, बिल ऑफ सप्लाई, खाली कंपोजिशन सप्लायर हो, क्या इश्यू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। तो अलग अलग टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टैक्स इनवॉइस, एग्जाम सप्लाई के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई के ऊपर क्या होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ना टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई देखना पड़ेगा कौन से रेसिपिएंट को आपने किया है, उसका स्टेटस क्या है। तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा ना फ्रेंड्स, तो हम अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट इशू करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस होगा, एग्जाम सप्लाई के लिए क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई। एंड जो रेसिपिएंट हमारा मतलब अनरजिस्टर्ड है तो एक नया डॉक्यूमेंट हम लेके आए जिसका नाम क्या बना, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। आई थिंक एकदम सिंपल है, एकदम स्मूथ सब कुछ जा रहा है फ्रेंड्स। छोटा सा एग्जाम्पल के ऊपर फोकस रखना फ्रेंड्स। Patel and Sons is a manufacturer of goods who has opted for what? Composition levy under section 10. मतलब section 10 is composition levy. बोलो, देखे भी ना बोलो, कौन से डॉक्यूमेंट वो लोग इश्यू करेंगे? अरे सर कॉम्पोजिशन डीलर है, क्या इश्यू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। इट विल इश्यू व्हाट, बिल ऑफ सप्लाई टू बायर्स ऑफ द गुड्स एंड नॉट अ टैक्स इनवॉइस एज इट डज नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द पर्टिकुलर बायर्स। वो बाहर से टैक्स कलेक्ट करने वाले है ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेंगे, इट वुड बी बिल ऑफ सप्लाई। सिंपल, एकदम चकाचक। चलो क्या क्या डिस्कस किया, 31(1) डिस्कस किया, 31(2) डिस्कस किया, 31(3) में ए बी सी, एक बार नाम फटाफट बोल देते हैं। 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3) RTI रिवाइज टैक्स इनवॉइस, 31(3) नो टैक्स इनवॉइस, 31(3) बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे पास इज सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी विच इज रिसीट वाउचर, कनेक्टेड उसके साथ प्रोविजन है रिफंड वाउचर विच इज सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई। डी एंड डी कनेक्टेड फ्रेंड्स। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी रिसीट वाउचर, ई क्या होने वाला है, रिफंड वाउचर। एंड ये क्या होगा फ्रेंड्स, रिफंड वाउचर। क्लियर, चलो चेक करो डी 31(3)D। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो मैंने पहले भी बताया था 31 सबसेक्शन 1 क्या है, टाइम लिमिट, 31 सबसेक्शन 2 क्या है, टाइम लिमिट।
31 सबसेक्शन 3 क्या है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो आपको इश्यू करने पड़ेंगे जब आप ये सप्लाई करोगे तब फ्रेंड्स। अभी देखो एकदम सिंपल, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, मैं आपको सप्लाई करने वाला था, वो पता था फ्रेंड्स। याद करो सप्लाई की डेफिनेशन, थोड़ा याद करो। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई लाइक सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। सबसे इंपॉर्टेंट अभी है मेड और अग्रीड टू बी मेड, बहुत इंपॉर्टेंट। सप्लाई इफ मेड और अग्रीड टू बी मेड, उसका मतलब क्या, पहले सप्लाई हो चुका था, कंसिडरेशन बाकी था, तो भी जीएसटी लगेगा। पहले कंसिडरेशन मिल चुका है, बाद में सप्लाई होने वाला है, तो भी जीएसटी लगेगा। सिंपल वर्ड्स में, जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, तो पहले होता है कंसिडरेशन, बाद में होता है सप्लाई। बराबर। जब हम कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए जाते हैं, कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, कोई ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, तो पहले होता है कंसिडरेशन, बाद में क्या होता है, सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई इज टू बी मेड। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, मैं सप्लायर था, आप रेसिपिएंट थे। फ्रेंड्स मैं आपको सप्लाई करने वाला था, प्लीज़ बरोबर समझो। मैं सप्लायर था, आप रेसिपिएंट थे, आप रेसिपिएंट मुझसे सप्लाई रिसीव करने वाले थे, मैं सप्लायर आपको सप्लाई करने वाला था, प्लीज़ समझो। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स पता है, आपने मुझे एडवांस दे दिया, ये आपने मुझे एडवांस दे दिया। तो फ्रेंड्स एडवांस के आपने जब मुझे एडवांस दिया तो उसके प्रूफ में मुझे कुछ आपको अवेलेबल तो करना पड़ेगा ना। आपने जब मुझे एडवांस प्रोवाइड किया उसके प्रूफ में मुझे कुछ आपको देना तो पड़ेगा। तो जो उसके प्रूफ में मैं आपको अवेलेबल करूंगा वो क्या होने वाला है पता है, रिसीट वाउचर। वापस एक बार, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, मैं आपको सप्लाई करने वाला था, बट आपने मुझे उसके लिए एडवांस दे दिया, आपने मुझे उसके पेमेंट का कंसीडरेशन एडवांस में कर दिया, तो मैं जो डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करूंगा वो क्या होगा, रिसीट वाउचर। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल। अभी समझो फ्रेंड्स, मेरी गिफ्ट शॉप है, बरोबर समझने का ट्राई करो। मेरी गिफ्ट शॉप है एंड फ्रेंड्स आप वैलेंटाइन डे के पहले 13 फरवरी को आप मेरी गिफ्ट शॉप में कोई गिफ्ट परचेज करने के लिए आते हो, बरोबर समझने का ट्राई करो। मेरी गिफ्ट शॉप, आप मेरी वैलेंटाइन डे की गिफ्ट परचेज करने के लिए 13 फरवरी को आप मेरी शॉप में आते हो। आप मेरी शॉप में आकर कहते हो कि सर कल 3 प्रॉस्पेक्ट्स है। वो क्या बात कर रहे हो, आपने बोला हाँ सर कल 3 प्रॉस्पेक्ट्स है। वो कौन से? आपने बोला सर देखो, ए का चांस है, बी का चांस है, सी का चांस है, किसी को भी हम हाँ कह सकते हैं। कल तीनों दिन आपको प्रपोज करने वाले हैं, 14 फरवरी को तीनों दिन आपको प्रपोज करेंगे, बट आप सिलेक्ट करोगे किसको आप हाँ बोलने वाले हो। आपने बोला सर जिसको हम हाँ बोलेंगे ना इसको एक जोरदार गिफ्ट कल मिलने वाली है, आप सर गिफ्ट सिलेक्शन में हेल्प करो। मेरे को देखो अलग अलग, ये 5 करोड़ की गिफ्ट है, ये 100 करोड़ की है, ये 2 लाख करोड़ की है, आप सिलेक्ट कर लो। आपने बोला सर एक को जो गिफ्ट पसंद है ना वो ये वाली गिफ्ट है। आपने जो भी गिफ्ट सिलेक्ट किया, एग्जाम्पल के तौर पे उसको मोबाइल पसंद है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनके लिए आपने मोबाइल सिलेक्ट किया। उसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना था, 18%। बी के लिए आपने क्या परचेस किया, बी के लिए आपने सिलेक्ट किया, परचेस तो बी को हाँ बोलोगे तो होगा, बट बी के लिए आपने क्या सिलेक्ट किया, कार, जिसके ऊपर 28% का जीएसटी है। सी के लिए आपने क्या परचेस कर, मतलब सी के लिए आपने क्या सिलेक्ट किया, तो सी के लिए आपने सिलेक्ट किया क्या रखना है बोलो, सी के लिए आपने सिलेक्ट किया परफ्यूम, तो उसके ऊपर रेट कितना था, एग्जाम्पल के तौर पे 12% है। जीएसटी में 5 रेट्स है, 0, 5, 12, 18, 28, तो अलग अलग 5 रेट्स हमारे पास अवेलेबल है। जो भी आपने सिलेक्ट किया, आपने साइड में रखवाया था, जो भी आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर अलग अलग रेट्स एप्लीकेबल थे। मगर बोले एक काम करो एडवांस दे दो, कल बहुत भीड़ होगी, तकलीफ पड़ जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए 3 चीज साइड में भी रख सकता हूँ। आपने बोला ठीक है सर एडवांस ले लो। अभी देखो, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, बरोबर समझने का ट्राई करना, बहुत मजा आने वाली है। मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, आपने मुझे क्या दे दिया, एडवांस। मैं आपको क्या इशू कर दूंगा, रिसीट वाउचर। वापस एक बार, मैं आपको क्या इशू करके दे दूंगा, रिसीट वाउचर। मैं आपको क्या इशू करके दे दूंगा, रिसीट वाउचर। अरे बट रेट कौन सा लगाऊं, 18 वाला, 28 वाला के 12 वाला। कल जिसको आप हाँ बोलोगे कि वो आपको हाँ बोलेंगे भगवान जाने, पर जो भी जिसकी हाँ आएगी, आपके गुड्स के रेट तो अलग अलग है। आज आप जो मुझे एडवांस देंगे 500 करोड़ का, उसके ऊपर मैं रेट कौन सा इंपोज करूं, 18 वाला इंपोज करूं, 28 वाला इंपोज करूं, क्या 12 वाला इंपोज करूं। आज जीएसटी तो लगा देना पड़ेगा ना, बिकॉज आज आपने मुझे एडवांस दे दिया है। तकलीफ पड़ गई, क्या करेंगे, बाप रे बाप। लॉ कहता है जब आप एडवांस देते हो तब रेट ऑफ जीएसटी पता ना हो, देखो पता हो तो પછી जो है वही फॉलो करने का। कंफर्म ही था, ए को हाँ बोलनी है, ए आपको हाँ बोलने वाला है, 18 लगा देने का। कंफर्म है बी हाँ बोलने वाला है, क्या बी को हाँ बोलने वाले हो, 20 लगा देने का। बट नहीं पता था कल क्या होने वाला है, नहीं हम एस्ट्रोलॉजर है, कल का नहीं पता है क्या होने वाला है, बोलो अभी क्या करूं। लॉ ने बोला जो रेट पता ना हो तो हम अप्लाई करते हैं 18%। ना पता हो तो कौन से रेट अप्लाई करेंगे, 18%। बोलो मजबूत, डन। अभी ए है ना फ्रेंड्स, अब गुजरात के हो, मैं गुजरात का हूं, बट ए गोवा का था,
बी गुजरात का था, ये परफ्यूम वाला जो सी था ना वो रखते हैं मुंबई का। आपने क्या बोला, सर देखो मोबाइल की हाँ आई तो गोवा में मोबाइल की डिलीवरी करनी पड़ेगी, कार की हाँ आई तो गुजरात में कार की डिलीवरी करनी पड़ेगी, परफ्यूम की हाँ आई तो मुंबई में परफ्यूम भेजना पड़ेगा। मैं को पहुंचा दूंगा, चिंता ना करो। फ्रेंड्स देखो, गोवा में पहुंचाने है ना तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा, IGST। नेचर ऑफ सप्लाई भी तो इंपॉर्टेंट है ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई की इंटर स्टेट सप्लाई। रेट तो पता चल चुका है कि जो रेट पता ना हो, मतलब 18, 28, 12 में से कुछ नक्की ना हो, आप नक्की ना कर सकते हो, तो मुझे रेट कौन सा अप्लाई करने का, 18%। बट जब बात आएगी नेचर ऑफ सप्लाई की, इंट्रा स्टेट सप्लाई की इंटर स्टेट सप्लाई, C+S चार्ज करूं कि I चार्ज करूं, तो फ्रेंड्स देखो ये गुजरात वाले को तो मैं क्या इंपोज करने वाला हूं, C+S। इसको तो मैं क्या चार्ज करूंगा, IGST। इसको भी मैं क्या चार्ज करूंगा, IGST। और वो तो कल नक्की होने वाला है कि मैं आपके ऊपर कौन सा टैक्स इंपोज करूंगा, कि I वाला फाइनल हुआ है कि C+S वाला फाइनल हुआ है, A फाइनल हुआ है, B फाइनल हुआ है कि C फाइनल हुआ है। पता चला आज कौन सा टैक्स आपके ऊपर इंपोज करूं, C+S वाला 18% लगाऊं कि I वाला 18% लगाऊं। आपके केस में तो सब अलग अलग है। देखो पता हो तो चिंता ही नहीं है, वही फॉलो करने का फ्रेंड्स, आंख बंद करके, आंख खुली रखने की, बट वही फॉलो करने का, बिकॉज वो तो पता ही था। पर जब पता ना हो तो क्या करने का, लॉ कहता है स्मिथ देख रेट नहीं पता था तो कितना अप्लाई किया, 18%। लॉ कहता है जो नेचर ऑफ सप्लाई पता ना हो, ध्यान से जो नेचर ऑफ सप्लाई पता ना हो, हम फॉलो करेंगे इट टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कॉन्सिक्वेंटली कौन सा होने वाला है, IGST। बोलो पता चला, एकदम चकाचक, एकदम परफेक्ट। ना पता हो तो ही ये रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है, पता हो तो वही फॉलो करने का। बोलो ना पता हो तो क्या करने का, नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई, एप्लीकेबल टैक्स कौन सा, IGST। ओके, एंड रेट कौन सा, 18%। चेक करो, रजिस्टर्ड पर्सन, मेरा नाम आया बिकॉज मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, आपने मुझे एडवांस दिया, जिसके लिए मैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करके देने वाला हूं, बोलो रिसीट वाउचर। रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, जब आप मुझे एडवांस पेमेंट करोगे तब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इश्यू व्हाट, रिसीट वाउचर एविडेंसिंग रिसीट ऑफ सच पेमेंट। मतलब ये पेमेंट आपने मुझे दिया है, उसका एविडेंस क्या, मैंने आपको क्या इश्यू करके दिया है, रिसीट वाउचर। ध्यान से पढ़ना, वेर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, जब मैंने एडवांस रिसीव किया, रेट ऑफ टैक्स और नटूरे ऑफ सप्लाई, मतलब नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। नहीं पता था, देखो पता हो तो वही फॉलो करने का, आंख बंद करके चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट नहीं पता था रेट कौन सा है, नहीं पता है नेचर ऑफ सप्लाई कौन सा है, नहीं पता है एप्लीकेबल टैक्स कौन सा है, वो तो कल पता चलेगा जब हाँ आएगी। सॉरी, हम जिसको हाँ बोलेंगे, आज क्या करूं, तो कहता है शांति रख, जब रेट पता ना हो तो 18% फॉलो करो, जो नेचर पता ना हो इंटर स्टेट सप्लाई फॉलो करो। वापस एक बार, रेट नहीं पता था 18%, नेचर नहीं पता था इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो चकाचक, एकदम मजबूत, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज D, रिसीट वाउचर। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, आपने मुझे एडवांस दिया, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करूंगा, रिसीट वाउचर। जब आपने मुझे एडवांस दिया, रेट नहीं पता था 18%, नेचर नहीं पता था इंटर स्टेट सप्लाई, एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होने वाला है, IGST। अभी देखो कनेक्टेड है, जो मैंने पहले बोला था D and D बोथ आर कनेक्टेड, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर। फिर जब आपने मुझे एडवांस दिया, मुझे देना था आपको क्या, रिसीट वाउचर, दे दिया रिसीट वाउचर। बाद में फ्रेंड्स हमारे बीच में सप्लाई होने वाला था, कल किसी के हाँ आने वाली थी, आप किसी को हाँ बोलने वाले थे, कोई ना कोई गुड्स परचेज होने वाले थे, मोबाइल इधर मैं आपको बेचता के, कार बेचता के, परफ्यूम बेचता, डिपेंडिंग अपॉन किसकी हाँ ही है और आपने किसको हाँ बोली है। बट फ्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि किसी ने आपको पूछा ही नहीं, ना ए ने आपको पूछा, ना बी ने आपको पूछा, ना सी ने आपको पूछा। तीनों तीन अल्टीमेटली मना आ गया, तीन अल्टीमेटली ना हो गई। आपने बोला चिंता नहीं है, नेक्स्ट टाइम और बेटर ट्राई करेंगे। बट इस टाइम तो क्या हुआ, तीनों की ना आ गई। तकलीफ ना की तो है, वो तो नॉन मॉनिटरी है, पर जब मुझे एडवांस दे के बैठे हो उसका क्या, 500 करोड़ आपने मुझे एडवांस दे दिया है, उसका क्या। तो अब मेरी शॉप में आते हो, सर 500 करोड़ का एडवांस दिया है, उसका क्या करेंगे। मैं कुछ चिंता ना करो, आपको रिफंड दे दूंगा, आप चिंता ना करो, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, मैं आपके फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मैं आपको रिफंड दे दूंगा, आप चिंता ना करो। लॉ कहता है जब सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में सप्लाई नहीं हुआ,
आपने मुझे एडवांस दिया था, मैंने आपको दिया था रिसीट वाउचर, हमारे बीच में सप्लाई हो जाना चाहिए था, बट सपोज कोई रीजन से सप्लाई नहीं होता है एंड जो मैं आपको रिफंड इश्यू करता हूं तो साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा, रिफंड वाउचर। वापस एक बार, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने आपको क्या इश्यू करके दिया, रिसीट वाउचर। रेट नहीं पता था, 18% अप्लाई किया, नेचर नहीं पता था, इंटरस्टेट सप्लाई फॉलो किया। अभी हमारे बीच में ना सप्लाई हो पाया ना इनवॉइस इश्यू हो पाया, एंड जो मैं आपको रिफंड देता हूं तो साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा, इट वुड बी रिफंड वाउचर। बोलो क्लियर, ध्यान से। वेर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट, जब आपने मुझे एडवांस दिया था with respect to any supply of goods or service or both, the registered person issues what, receipt voucher। जब आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करके दिया, it was receipt voucher। बट सब्सिक्वेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट, नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इनवॉइस इज इश्यूड इन परसुएंस देयरऑफ। आपने मुझे जब एडवांस दिया, मैंने आपको इश्यू करके दे दिया था रिसीट वाउचर, बट ना हमारे बीच में सप्लाई हो पाया, ना हमारे बीच में कॉन्सिक्वेंटली टैक्स इनवॉइस इश्यू हो पाया। तो क्या होगा, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन, मेरा नाम आया, सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे इश्यू टू पर्सन हु हैड मेड द पेमेंट व्हाट, रिफंड वाउचर अगेंस्ट व्हाट, सच पेमेंट। जो मैं आपको रिफंड ग्रांट करता हूं, साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करूंगा, वो होने वाला है रिफंड वाउचर। क्लियर, इसकी समरी है फ्रेंड्स, दोनों की बरोबर संबंध फ्रेंड्स। ये सप्लायर है, कंटेंट के ऊपर फोकस रखना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये रेसिपिएंट है। क्लियर, अभी देखो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये सप्लायर, ये रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड सप्लायर, ओके। बिकॉज रजिस्टर्ड सप्लायर क्या चार्ज कर सकता है, जीएसटी, वही टैक्स इनवॉइस इशू करके दे सकता है, वो हमारे मन में फर्स्ट लेक्चर से पता है। तो रेसिपिएंट ने क्या इशू करके दिया, रेसिपिएंट ने क्या दिया, एडवांस पेमेंट, किसको, सप्लायर को। तो सप्लायर इसको इशू क्या करके देगा, रिसीट वाउचर। बट दोनों के बीच में ना सप्लाई हो पाया ना टैक्स इनवॉइस इशू हो पाया। अब चेक करो, ना सप्लाई ना टैक्स इनवॉइस, एंड जो ये रिफंड इशू करेगा साथ में रिफंड वाउचर। ओके, ये जो रिसीट वाउचर है, इट इज एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी, एंड जो रिफंड वाउचर है, इट इज एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज ई। चकाचक, एकदम मजबूत, एकदम सिंपल। चलो क्या क्या डिस्कस किया अब तक, फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन। 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, 31(3)(b) नो टैक्स इनवॉइस, 31(3)(c) बिल ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस, एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई, कॉम्पो सप्लायर होगा तो भी क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। પછી टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों साइमल्टेनियस होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को होगा, अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग इनवॉइस, टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस, एग्जाम्ड सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई, एंड जो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा हम क्या इशू करेंगे, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, रिसीट वाउचर, ई रिफंड वाउचर। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आएगा, ये भी दोनों कनेक्टेड है, इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ एंड क्लॉज जी। क्लॉज एफ इज इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम एंड जी इज पेमेंट वाउचर। मैं लिख दूं फ्रेंड्स आपके रेफरेंस के लिए, एफ इज व्हाट, इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम एंड जी वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, पेमेंट वाउचर। एंड पूरी सेक्शन 31(3) खत्म होने वाली है फ्रेंड्स उसके बाद में। क्लियर, अब जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दो सेक्शन का पहले रेफरेंस आएगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। व्हाट इज 9 सबसेक्शन 3 फ्रेंड्स, देखो समझो फ्रेंड्स। देखो हमारे पास जीएसटी में दो पेमेंट स्कीम है, वन इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड इज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो नॉर्मल किया जाता है, सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, तो मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया फ्रेंड्स एंड गवर्नमेंट को पे कर दिया। उसका पूरा बर्डन किसके ऊपर आया, रेसिपिएंट। जेब आपकी खाली होगी, जेब मेरी नहीं खाली होगी। जब आपकी खाली होगी मैं तो क्या करूंगा, जस्ट आपसे कलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। मतलब उसका बर्डन किसके ऊपर है फ्रेंड्स, बर्डन तो किसके ऊपर रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑलवेज किसके ऊपर रहेगा, रेसिपिएंट। चकाचक, मजबूत। सर्टेन सिचुएशंस में, बहुत अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग गुड्स के सप्लाई में, मतलब सर्टेन सप्लाईज में फ्रेंड्स
कौन जीएसटी पे करेगा पता है? रेसिपिएंट है सर, रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। हाँ, आप बराबर सुन रहे हो, रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। फ्रेंड्स, उसका बर्डन भी किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट। क्या बात कर रहे हो सर? एब्सोल्युटली परफेक्ट बात कर रहा हूं। जनरली जीएसटी कौन पे करे? सप्लायर, जिसका बर्डन किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट। उसको बोलेंगे नॉर्मल पेमेंट स्कीम, लीगल नाम बोलो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कभी कभी ऐसा होगा रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट। सर ऐसे कौन से केस है? अरे पूरा अलग से डिस्कशन है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में उसको हम डिस्कस करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर जीएसटी पे करे, बर्डन रेसिपिएंट के ऊपर होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेसिपिएंट जीएसटी पे करे, बर्डन भी किसके ऊपर रहेगा? रेसिपिएंट। चकाचक, मजबूत। कहां पे लिखा है ऐसा? पावर सेक्शन कहां से आई? इट इज सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज। तो ये उसकी पावर सेक्शन है, 9 सब सेक्शन 3। रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर रहेगा? रेसिपिएंट। फिर हम आगे बढ़े उसके पहले बता दूं, सेक्शन 24 वापस एक बार, रेफरेंस रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, जो रेसिपिएंट होगा लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। प्लीज बरोबर समझो, इफ रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेसिपिएंट को कंपलसरी मैंडेटरी कंपलसरी क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर रेसिपिएंट। फ्रेंड्स, एकदम लॉजिकल है। अरे कैसे जीएसटी पे करेगा वो तो समझो। रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना है, बट वो पे कैसे करे? अनलेस अदरवाइज इज ऑब्टेनिंग व्हाट? रजिस्ट्रेशन। तो जब तक उसने नहीं ऑब्टेन किया रजिस्ट्रेशन, वो जीएसटी का पेमेंट कैसे करेगा? तो पेमेंट करने के लिए कंपलसरी क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन रेसिपिएंट को। फ्रेंड्स, सेक्शन 24 मैंडेटरी करती है रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। नेक्स्ट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 विच इज नोटिफाइड यूआरडी परचेज। व्हाट इज यूआरडी परचेज? फ्रेंड्स, यहां पे जो सप्लायर है ना वो अनरजिस्टर्ड है, एंड जो रेसिपिएंट है ना वो कैसा है पता है? रजिस्टर्ड। बरोबर समझना फ्रेंड्स। सप्लायर कैसा है? अनरजिस्टर्ड। यूआरडी परचेज मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज। बट हर एक केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। प्लीज समझना, हर एक केस में सप्लायर का अनरजिस्टर्ड होना, रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड होना विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। एग्जांपल के तौर पे, मैं रजिस्टर्ड पर्सन सीजी रोड के ऊपर जाता हूं, वहां पे चना चोर गरम मिलते हैं, वो कंज्यूम करता हूं। बरोबर समझो, मैं रजिस्टर्ड पर्सन, मैं रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, मैं चना चोर गरम खाने के लिए सीजी रोड जाता हूं, मैं वहां पे चना चोर गरम कंज्यूम करता हूं। मुझे बताओ वो सप्लायर कैसा होगा? वो चना चोर गरम वाला आपको ऐसा लग रहा है रजिस्टर्ड होगा? है उसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर बढ़ गया होगा, तो मैं चना चोर गरम शुरू कर दूं। फ्रेंड्स, पता चला क्या कह रहा हूं? तो अब समझने का ट्राई करो कि वो सप्लायर कैसा है? अनरजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट कैसा है? रजिस्टर्ड है। मतलब वो चना चोर गरम के कंजम्पशन के ऊपर मुझे जीएसटी आरसीएम के हिसाब से भरना पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा है? एब्सोल्युटली ना। इट इज सम नोटिफाइड यूआरडी परचेसेस। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सर किसको नोटिफाई किया है? थोड़ा शांति रखो, हम अभी फोकस कर रहे हैं 9 सबसेक्शन 4 के ऊपर। इन डिटेल डिस्कशन वापस इसका आएगा कब? हम जब डिस्कस करेंगे चार्ज ऑफ टैक्स चैप्टर नंबर 3। ओके, मतलब अभी इतना समझो फ्रेंड्स के नोटिफाइड यूआरडी परचेज में आपको क्या आएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे आपका सप्लायर कैसा है? अनरजिस्टर्ड, आपका रेसिपिएंट कैसा है? रजिस्टर्ड। वापस एक बार मैं रिपीट करूंगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ऐसे नोटिफाइड सिचुएशंस में, ऐसे नोटिफाइड सप्लाईज में इट वुड बी व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट जीएसटी पे करने वाला है। फ्रेंड्स, तो दो सेक्शन से रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। फर्स्ट इज 9 सबसेक्शन 3 विच इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो अलग अलग सप्लाईज को नोटिफाई किया है, जहां पे क्या आने वाला है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक दो बोल लो फ्रेंड्स आपके कॉन्फिडेंस के लिए। 9 सबसेक्शन 3। फ्रेंड्स देखो, जब डायरेक्टर अपनी कंपनी को सप्लाई करेगा सर्विसेज का, तो यहां पे कंपनी विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। डायरेक्टर बना सप्लायर, कंपनी कौन बनी? रेसिपिएंट। तो कंपनी यहां पे जीएसटी पे करने वाली है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का ये क्लॉज हुआ। नेक्स्ट नंबर 2, जब एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो रेसिपिएंट हो जाएगी, वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने वाली है। ऐसे अलग अलग पूरा लिस्ट है जिसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में। अभी यहां पे रेफरेंस थोड़ा अलग है, तो उसके डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, बट कंसेप्ट हमारे मन में क्लियर है कि सर्टेन सप्लाईज में रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बर्डन भी रेसिपिएंट के ऊपर होगा। 9 सबसेक्शन 4 नोटिफाइड यूआरडी परचेज, सप्लायर कैसा होगा? अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कैसा होगा? रजिस्टर्ड। रिपीट करता हूं, सप्लायर कैसा होगा? अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कैसा होगा? रजिस्टर्ड। यहां पे जीएसटी कौन पे करेगा? ये स्पेसिफाइड यूआरडी परचेजेस है, यहां पे जीएसटी कौन पे करेगा? हमारा रेसिपिएंट। ओके, सेक्शन 24 वापस एक बार कहती है, रेसिपिएंट को जब भी जीएसटी का पेमेंट आएगा एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कंपलसरी मैंडेटरी क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ रेसिपिएंट। बोलो क्लियर? इतना हमारे मगज में क्लियर है फ्रेंड्स। अभी समझो, देखो क्या होगा।
फ्रेंड्स देखो, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 है ना, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 है। मुझे बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सप्लायर कैसा होगा? सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब होने जा रहा है फ्रेंड्स, प्लीज समझना। सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, यहाँ पे आपका सप्लायर कैसा होगा? ऑलवेज 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 अनरजिस्टर्ड। हमारा सप्लायर तो फिक्स ही है, कैसा होने वाला है? अनरजिस्टर्ड, बिकॉज नाम में ही कैरेक्टरिस्टिक्स है URD परचेज, अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज। फ्रेंड्स सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, आपका सप्लायर कैसा होगा? फ्रेंड्स आपका सप्लायर हो सकता है रजिस्टर्ड ऑल्सो, अनरजिस्टर्ड ऑल्सो। सर अभी तो बोला रेसिपिएंट को कंपल्सरी ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। मैंने वही बोला, रेसिपिएंट को कंपल्सरी ऑब्टेन करना होगा रजिस्ट्रेशन, सप्लायर के ऊपर थोड़ी इंपोजिशन है रजिस्ट्रेशन का। गेटिंग माय पॉइंट? सेक्शन 24 के हिसाब से जो भी आरसीएम है वो रेसिपिएंट को ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सप्लायर तो फ्रेंड्स 9 सबसेक्शन 3 में जो भी सप्लाईज है, जो मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए कि जब डायरेक्टर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करे, जब इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करे, या डायरेक्टर सप्लायर हुआ, इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर हुआ, वो तो फ्रेंड्स रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। हाँ, रेसिपिएंट जो भी होगी, आइदर कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी, उनको कंपल्सरी का ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 आपका सप्लायर कैसा होगा? फ्रेंड्स सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। बरोबर समझना फ्रेंड्स। देखो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F एंड क्लॉज G। फ्रेंड्स देखो, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है। प्लीज 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 बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आपका सप्लायर फ्रेंड्स यहाँ पे रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, एकदम सिंपल। आपका सप्लायर आर भी पॉसिबल, UR भी पॉसिबल फ्रेंड्स, बट 9(4) होगा ना तो नाम में ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज URD परचेज। सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा? अनरजिस्टर्ड। हर एक केस में रेसिपिएंट तो कैसा होने वाला है फ्रेंड्स? हमारा रजिस्टर्ड, वो तो रजिस्टर्ड ही होगा मैंडेटरीली। चलो मुझे एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, सप्लायर रजिस्टर्ड होगा उसके पहले हमारे ऊपर टैक्स इनवॉइस इश्यू कौन करता है? लेक्चर नंबर 1 याद करो, हमारे ऊपर फ्रेंड्स टैक्स इनवॉइस इश्यू कौन करता है? हमारे ऊपर टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। कितनी सिंपल सी बात थी, बट अब आज जो उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट होने वाला है वो गजब हो जाएगा फ्रेंड्स, सख्त यार। मुझे बताओ हमारे ऊपर टैक्स इनवॉइस इश्यू कौन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। तो हमारे ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन क्या इश्यू करने वाले हैं? टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस विल बी इश्यूड बाय ओनली एंड ओनली कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। अभी समझो फ्रेंड्स, ये सप्लायर हमारा रजिस्टर्ड है, क्या वो हमारे ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाएगा? बरोबर समझना, क्या वो हमारे ऊपर टैक्स इनवॉइस बना सकता है? क्या वो हमारे ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाएगा? एब्सोल्युटली हाँ। रजिस्टर्ड पर्सन जो मेरा सप्लायर है, मेरा सप्लायर जो रजिस्टर्ड है, तो मुझ पे क्या बनाएगा? टैक्स इनवॉइस। इसके बेसिस के ऊपर, सुनो केयरफुली, इसके बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट जाके पेमेंट करेगा जीएसटी का। ये जो इनवॉइस मुझ पे बन चुका है, इसके बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट जाके जीएसटी पेमेंट करने वाला है। क्लियर? अभी समझो प्रॉब्लम कहां पे आएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो मैंने 2 एग्जांपल दिए, डायरेक्टर सेड कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस सिनेरियो में हमारा सप्लायर क्या UR भी पॉसिबल है? एब्सोल्युटली यस। हमारा सप्लायर तो UR भी हो सकता है। जो रेसिपिएंट के मतलब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 24 में, वो तो रेसिपिएंट के ऊपर है ना फ्रेंड्स। रेसिपिएंट इज मैंडेटरी लायबल फॉर व्हाट? रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, क्या वो हमारे ऊपर टैक्स इनवॉइस बना सकता है? ना, बिकॉज हमारे ऊपर टैक्स बस खाली ओनली कौन बना सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। जो मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो हाँ उसने मेरे ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाया होगा, जिसके बेसिस के ऊपर जाके मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने वाला हूं। नंबर 2, जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, वो फ्रेंड्स मेरे ऊपर टैक्स इनवॉइस बना सकता नहीं है। अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो भी मुझ पे मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाएगा, वो टैक्स इनवॉइस हो सकता नहीं है। सिमिलरली जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 है, विच इज अगेन अनरजिस्टर्ड मेरा सप्लायर होगा, वो मेरे ऊपर टैक्स इनवॉइस बना सकता नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? तो सप्लायर मेरा रजिस्टर्ड होगा, तो मुझ पे जो डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा वो टैक्स इनवॉइस होगा, और जो मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा, 2 सिचुएशन में हो सकता है अनरजिस्टर्ड। कब? जब सप्लायर 9(3) में अनरजिस्टर्ड यहां पे एंड सेक्शन 9(4) में सप्लायर अनरजिस्टर्ड यहां पे, तो मुझ पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो टैक्स इनवॉइस नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज हमारे वहां पे टैक्स इनवॉइस खाली कौन बना सकता है फ्रेंड्स? रजिस्टर्ड पर्सन। नाउ व्हाट इज अ बिग प्रॉब्लम? व्हाट इज कितनी बिग तकलीफ, और समझो कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है। टैक्स इनवॉइस बना दिया, जिसके बेसिस के ऊपर मैं जाके जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा। ये लोगों ने मुझ पे टैक्स इनवॉइस बनाया ही नहीं है,
कौन से बेसिस के ऊपर जाके मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करूं? मैं रेसिपिएंट हूं फ्रेंड्स, मैं रेसिपिएंट, इसके बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मेरे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मुझ पे जो डॉक्यूमेंट इश्यू होता है वो टैक्स इनवॉइस नहीं है, मैं कौन से बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को पेमेंट करूं जीएसटी का यार? समझे आप? तो लॉ ने कितना जोरदार रास्ता निकाला, फिदा हो जाओगे फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ने क्या बोला? रेसिपिएंट एक काम कर। रेसिपिएंट कहता है बोलो क्या काम करूं? तो कि तेरे सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड थे, जिसने तेरे ऊपर इनवॉइस नहीं बनाया, तो कि हाँ मेरे ऊपर इनवॉइस नहीं बनाया, तो जीएसटी पेमेंट करने के लिए इनवॉइस तो चाहिए, टैक्स इनवॉइस होगा तो ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लॉ ने क्या बोला पता है? रेसिपिएंट सुनना केयरफुली, लॉ ने क्या बोला? गजब 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 बोला। रेसिपिएंट तू तुझ पे इनवॉइस बना दे। क्या हुआ पता चला? रेसिपिएंट मैं मुझ पे इनवॉइस बना दूंगा, मैं मुझ पे इनवॉइस बनाऊं। लॉ बना क्यों? तू तेरे लिए खाना नहीं बनाता? तो क्या हाँ। क्यों तू तेरे लिए पढ़ता नहीं है? तो क्या हाँ। तो तू तेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है? तो क्या हाँ। तो तू तेरे लिए इनवॉइस क्यों नहीं बना सकता? मैंने बोला हाँ बरोबर, बात तो बरोबर है। तो रेसिपिएंट इस केस में वो खुद पे इनवॉइस बनाएगा, वो खुद पे इनवॉइस बनाएगा। यहाँ पे वो खुद पे इनवॉइस नहीं बनाने वाला। रेसिपिएंट जब फर्स्ट केस में फॉल होगा, मतलब जब सप्लायर रजिस्टर्ड है, जब उसने सप्लायर ने ही मुझ पे इनवॉइस बना दिया है, जिसके बेसिस के ऊपर जाकर मैं जीएसटी का गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा, तो मुझ पे वापस मैं इनवॉइस क्यों बनाऊं? बिकॉज सप्लायर ने मुझे इनवॉइस बना के दे दिया है, उसके बेसिस के ऊपर जाकर मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने वाला हूं। तो इस सिचुएशन में मैं मुझ पे इनवॉइस बनाने वाला नहीं हूं। क्लियर? बिकॉज पेमेंट करने के लिए मेरे पास टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ये डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस के ऊपर जाकर मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा। क्लियर? बट जब मेरे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, 9(3) में सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं, 9(4) में तो ऑलवेज अनरजिस्टर्ड ही होंगे जब वो मुझ पे इनवॉइस नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है। हमारे वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ही खाली इनवॉइस बना सकते हैं। इस सिनेरियो में मैं मुझ पे इनवॉइस बनाऊंगा, मैं मुझ पे इनवॉइस बनाऊंगा, एंड वो मुझ पे जो मैंने इनवॉइस बनाए उसके बेसिस के ऊपर जाकर मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करूंगा। कितना गजब प्रोविजन, पता चला? चकाचक चेक करो। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, आपका सप्लायर आर भी हो सकता है, यू आर भी हो सकता है। यहां पे तो ऑलवेज कौन होगा? यू आर। इनवॉइस वेयर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। कैसे रजिस्टर्ड? एज पर सेक्शन 24 कंपल्सरी क्या ऑब्टेन करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन व्हेन पेमेंट ऑफ टैक्स इज कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। receives supplies taxable on what? Reverse charge mechanism. तो your supplies are covered by reverse charge mechanism. तब recipient always कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? रजिस्टर्ड। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 which is reverse charge mechanism. सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 it is friends notified URD purchase. सारे अनरजिस्टर्ड डीलर परचेजेस आर नॉट कवर्ड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें जो नोटिफाइड होंगे, नोटिफाइड यूआरडी परचेजेस आर सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स यहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 आएगी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि आपका सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा फ्रेंड्स? अनरजिस्टर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली समझ रहे हो ना फ्रेंड्स जो मैं समझाना चाहता हूं? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 सप्लायर ऑलवेज 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 कैसा होगा? अनरजिस्टर्ड। जो फ्रेंड्स मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो मुझ पे इनवॉइस बनाएगा, उसके बेसिस के ऊपर जाके मैं गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर दूंगा। मैं रेसिपिएंट हूं तो रेसिपिएंट जाके गवर्नमेंट का टैक्स का पेमेंट कर देगा। रेसिपिएंट तो कैसा था? रजिस्टर्ड। कंपल्सरी ऑब्टेन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। बट जो मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, दो केस में रजिस्टर्ड है पॉसिबल है, 9(3) में अनरजिस्टर्ड हो सकता है, 9(4) में तो अनरजिस्टर्ड ही होगा। तो मैं एज अ रेसिपिएंट कौन से बेसिस के ऊपर जाकर मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट करूं? लॉ कहता है रेसिपिएंट शैल इश्यू इनवॉइस। रेसिपिएंट खुद के ऊपर इनवॉइस बनाएगा, एंड वो इनवॉइस जो खुद के ऊपर बनाएगा उसके बेसिस के ऊपर जाके वो गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करेगा। बोलो चकाचक, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, इनवॉइस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी हम जो डिस्कस करेंगे इस सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी विच इज पेमेंट वाउचर। एकदम सिंपल फ्रेंड्स, एकदम सिंपल फ्रेंड्स। जब रेसिपिएंट, सुनना केयरफुली, 9(3) हो 9(4) हो, कनेक्टेड है फ्रेंड्स, 9(3) हो 9(4) हो। 9(3) में सप्लायर आर यू आर कुछ भी हो सकता है, 9(4) में वो ऑलवेज कैसा होगा? यू आर। तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, ध्यान से, जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, ये सप्लाई कवर्ड है बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4।
तो जब जब रेसिपिएंट इस सिचुएशन में सप्लायर को पेमेंट करेगा, जब जब रेसिपिएंट इस सिचुएशन में सप्लायर को पेमेंट करेगा, मैं रिपीट करता हूं, 9394 सप्लायर आर यू आर, 94 ऑलवेज कैसा होगा यू आर। जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, वो पेमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा वो क्या होगा, पेमेंट वाउचर। मुझे नहीं देखना है एज ए रेसिपिएंट, मुझे नहीं देखना है मेरा सप्लायर कौन है, आर है, यू आर है, यू आर है, मुझे नहीं फर्क पड़ता फ्रेंड्स। मैं जब जब सप्लायर को पेमेंट करूंगा साथ में क्या इश्यू करूंगा, पेमेंट वाउचर। बट सर वो आर था, चुप आर हो, अब हम इश्यू करेंगे पेमेंट वाउचर, सर वो यू आर था, चुप, फर्क ही नहीं पड़ता, वो आर है, यू आर है, 93 है, 94 है। जब जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, 93 हो के 94 हो, जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा वो क्या इश्यू करने वाला है, पेमेंट वाउचर। सिंपल वर्ड्स में, रेसिपिएंट नहीं देखेगा सप्लायर का स्टेटस क्या है, आर, यू आर, नहीं देखने का क्या उसका स्टेटस है, मैं ऑलवेज क्या इश्यू करके उसको दे दूंगा, पेमेंट वाउचर। 3 वाउचर हो गए, देखा आपने। जब आपने मुझे एडवांस दिया था, मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, जब आपने मुझे एडवांस दिया था मैंने आपको क्या इश्यू किया था, रिसीट वाउचर। आपको रिफंड दिया, क्या इश्यू करूंगा, रिफंड वाउचर। यहां पे जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा क्या इश्यू करेगा, पेमेंट वाउचर। क्लियर, चेक करो। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 पेमेंट वाउचर के बारे में डिस्कशन। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये इनवर्स की बात है जहां इट इज सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ, एंड जब बात आएगी पेमेंट वाउचर की, इट इज सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी, पेमेंट वाउचर। प्लीज चेक। रेसिपिएंट कैसा है हमारा, रजिस्टर्ड। कंपलसरी ऑब्टेन करना होगा रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 24, मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन। रिसीव्स सप्लाईज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो जो भी वो सप्लाई रिसीव करता है इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फ्रेंड्स। Section 9 subsection 3 which is reverse charge mechanism. Section 9 subsection 4 it is friends notified URD purchase, notified unregistered dealer purchases. 9.3 सप्लायर हमारा रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। 9.4 होगा सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा, अनरजिस्टर्ड। 9.3 सप्लायर आर यू आर, कुछ भी हो सकता है। 9.4 वो ऑलवेज कैसा होगा, यू आर। रेसिपिएंट विल इश्यू क्या, पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू होम फ्रेंड सप्लायर। रेसिपिएंट नहीं देखेगा सप्लायर का स्टेटस क्या है, वो ऑलवेज क्या इश्यू करके देगा, पेमेंट वाउचर। बोलो क्लियर, चकाचक। ये हमने डिस्कशन खत्म किया इन रिलेशन टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 3। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कोई टाइम लिमिट डिस्कस नहीं की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। यहाँ पे अलग अलग 7 डॉक्यूमेंट्स हमने सीखे कि कौन सी इवेंट के ऊपर कौन सा डॉक्यूमेंट हमको इश्यू करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखो, अभी आप उसका ओरिजिनल लिस्ट देखो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा फ्रेंड्स आपको। चेक करो, इट वॉज सेक्शन 31 सब सेक्शन 3। देखो उसका लिस्ट था फ्रेंड्स, कहाँ पे, हाँ ये रहा उसका लिस्ट फ्रेंड्स, देखो ये रहा उसका लिस्ट। अभी कॉन्फिडेंस देखो आपका कितना गजब हो जाता है। सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज है रिवाइज टैक्स इनवॉइस। उसके पहले लास्ट टाइम बोल देता हूँ 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज। क्लियर। 31(3)(a) रिवाइज टैक्स इनवॉइस, 31(3)(b) नो टैक्स इनवॉइस। 3 कंडीशन फास्टेस्ट बोल देता हूँ सब एकदम ध्यान से। सेक्शन 31(3) का एक्सक्लूसिव रिवीजन प्लीज ध्यान से। सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए रिवाइज टैक्स इनवॉइस। एक दिन में लायबल हो गया, उसके विद इन 3 डेज मैंने अप्लाई किया फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो मेरा ग्रांट जो भी होगा उसका इफेक्टिव दिन कौन सा होगा, डेट ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो दिन तक मुझे ग्रांट नहीं होता है उस दिन तक मैं कौन हूं, टैक्सेबल पर्सन एज अ लायबल फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो मैं एज अ टैक्सेबल पर्सन मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता नहीं हूं। क्लियर। मैं जो दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है उसका इफेक्टिव दिन कौन सा हो जाएगा, लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो मैं बन जाऊंगा रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूं फ्रॉम डेट ऑफ लायबिलिटी। सो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन मुझे क्या इश्यू करना था, टैक्स इनवॉइस। बट जो मैंने पहले बनाया था वो तो नॉर्मल इनवॉइस था, इसके बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट आईटीसी अवेल कर पाएगा नहीं। तो वो जो इनवॉइसेस थे उसको मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको बोलेंगे रिवाइज टैक्स इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। क्लियर। चलो ऑब्जेक्टिव क्या, 3 पॉइंट उसमें डिस्कस करने। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव रेसिपिएंट को क्या मिल पाए, उसकी आईटीसी। पॉइंट नंबर 2, बाय विद इन व्हाट टाइम मुझे इसको इश्यू करना पड़ेगा, मुझे इश्यू करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 3, कभी कभी मैं उसके लिए सीटीआई भी इश्यू कर सकता हूं। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो मैं क्या इश्यू करूंगा, आरटीआई। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, जो इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, मैं क्या इश्यू करूंगा, सीटीआई। जो इंटरस्टेट सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹2,50,000 होगा, मैं क्या इश्यू करूंगा, सीटीआई। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीडिंग ₹2,50,000
होगा, मुझे कंपल्सरी क्या इशू करना पड़ेगा, RTI। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी विच इज नॉट टैक्स इनवॉइस। तीन कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी होगी, तीन कंडीशन सेटिस्फैक्शन के ऊपर मैं इनवॉइस इशू नहीं करूंगा तो चलेगा। पॉइंट नंबर 1 वैल्यू लेस देन 200, पॉइंट नंबर 2 रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, पॉइंट नंबर 3 रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं इनवॉइस इशू नहीं करूंगा तो चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या इशू करना पड़ेगा, CTI। थर्ड आएगा 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज C बिल ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, मैं टैक्सेबल सप्लाई करूंगा तो क्या इशू करूंगा, टैक्स इनवॉइस। मैं एग्जम्प्ट सप्लाई करूंगा कि मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूं, मैं क्या इशू करूंगा, बिल ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स मैंने मिक्स करके सप्लाई किया, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई साइमल्टेनियसली किया, जो रजिस्टर्ड पर्सन को किया तो अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट होगा। टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस होगा, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई होगा। जो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सप्लाई करूंगा तो क्या इशू करूंगा, उसके लिए नया डॉक्यूमेंट नाम है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा कनेक्टेड सेक्शन, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज D। नेक्स्ट इज सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज E। F एंड G भी दोनों कनेक्टेड है। D पॉइंट, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, आपने जब मुझे एडवांस दिया साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इशू करूंगा, रिसीट वाउचर। जब आपने मुझे एडवांस दिया तब मुझे रेट ऑफ GST नहीं पता था, नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता था, बिकॉज आपने मल्टीपल गुड्स सिलेक्ट किए थे। ऐसा हो सकता है इन दिस सिनेरियो रेट एप्लीकेबल कौन सा लगेगा, 18% एंड नेचर ऑफ टैक्स कौन सा होगा फ्रेंड्स, IGST। नेचर ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। अभी हमारे बीच में ना सप्लाई हो पाया ना हमारे बीच में इनवॉइस इशू हो पाया, तो मैं जब आपको रिफंड दूंगा साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करूंगा, रिफंड वाउचर। ओके नेक्स्ट आएगा 31(3)F 31(3)G। 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 9(4) नोटिफाइड URD परचेस। फ्रेंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 होगा, हमारे सप्लायर RUR कुछ भी हो सकता है। 9(4) हमारा सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा, UR। सप्लायर R होगा तो वो मुझे, मैं रेसिपिएंट हूं, रजिस्टर्ड हूं, तो वो जो मेरा सप्लायर R होगा तो वो मुझ पे इनवॉइस बनाएगा, उसके बेसिस के ऊपर जाकर मैं गवर्नमेंट को GST का पेमेंट कर दूंगा। पर जो मेरा सप्लायर UR होगा, ध्यान से, जो मेरा सप्लायर UR होगा तो वो मुझ पे इनवॉइस नहीं बना पाएगा, सो मैं मुझ पे इनवॉइस बनाऊंगा एंड उसके बेसिस के ऊपर जाकर मैं गवर्नमेंट को GST का पेमेंट करने वाला हूं। एंड जब रेसिपिएंट इस सिनेरियो में सप्लायर को पेमेंट करेगा साथ में एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, वो कौन सा होगा, पेमेंट वाउचर। So friends, this was all about section 31 subsection 1, section 31 subsection 2 and section 31 subsection 3 friends. आगे हमारा जो भी डिस्कशन होगा it will be on section 31 subsection 4, 5, 6, 7 friends. Clear? Thank you so much.